नमस्कार, फाइनल बुलेटिन आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात राजधानी की। राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम आईपी मुख्यालय पर सिविल डिफेंस के लोगों ने हजारों की संख्या में एक साथ होकर विरोध प्रदर्शन किया। सिविल डिफेंस के लोगों ने हजारों की संख्या में पैदल मार्च दिल्ली सचिवालय तक किया। 4 महीने बाद भी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है। हर महीने यही कहा जाता है कि अगले महीने आएगी, ये बताकर आश्वासन दिया जाता है। 4 महीने से किसी को भी पैसा नहीं मिला, जिसके लिए आज सभी मार्शल सभी डिपो से आईटी हेडक्वार्टर पर एकत्रित हुए और दिल्ली सचिवालय की ओर पैदल कूच किया। लगभग 7 सालों से हम सिविल डिफेंस में कार्य कर रहे हैं और इसी में मार्शल के रूप में हमें भर्ती मिली थी। ये तो समस्या हमारे साथ कभी भी पहली बार ऐसा वहाँ से डीटीसी हमें यह कह रही है। आज अभी हम थोड़ी देर पहले ही मुख्यालय पर होकर आए, इन लोगों के अफसरों से मिलकर आए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका ना मतलब कि बजट इन्होंने दिया नहीं है और हमें लगभग 3 महीने हो गए, चौथा महीना हमारा ये लग गया है। मैं एक डीटीसी बस में मार्शल हूँ। 3 महीने से हमारा वेतन नहीं आया। हमें घर खर्च चलाने में, बच्चों को परवरिश करने में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। अगर फंड नहीं है, जो ऑफिसों में जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर लगे हैं ऑफिसों में, राजा गार्डन ऑफिस है, नांगलोई ऑफिस है, उनकी फिर कैसे तनख्वाह आ रही है टाइम से। जो एक्स सर्विस मैन है, फौजी हैं, जो मार्शल है, उनकी भी नहीं तनख्वाह आ रही है। सिर्फ हमारा ही वेतन क्यों रोका हुआ है? जब ड्राइवर कंडक्टरों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी, 1 हफ्ता उनका वेतन रोका गया था, उनकी कैसे 1 हफ्ते के अंदर सैलरी आ गई? दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने राहुल गांधी के उस वक्तव्य पर विरोध किया है, देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस पर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसको लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी को पुजारियों से माफ़ी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राहुल गांधी को पुजारियों से दिक्कत होने की बात दर्शाती है कि उन्हें मात्र मौलवियों से ही प्रेम है। क्या कभी राहुल गांधी अपने वक्तव्य में मौलवियों से देश को दिक्कत की बात अपनी जुबान पर ला सकते हैं? बार बार हिंदुत्व का अपमान कांग्रेस की नैया डुबा रहा है। गोयल ने कहा कि प्राचीनतम हिंदू धर्म में तपस्वियों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन वो भी पुजारियों के आगे नतमस्तक होते थे। राहुल गांधी अपने वक्तव्य जलेबी की तरह गोल मोल देते हैं, जिनका अर्थ संभवतः उन्हें भी मालूम नहीं होता। हिंदू फ्रंट ने कहा, राहुल गांधी के किसी बयान से कोई आशा ही नहीं है। क्या भारत जोड़ो यात्रा मात्र एक संप्रदाय विशेष के लिए है? तो राहुल गांधी जी का जो बयान है अपने आप में स्पष्ट है कि देश को ब्राह्मणों की, पुजारियों की, संतों की जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है मुल्ला मौलवियों की, उन मुल्ला मौलवियों की जो देश में पीएफए के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही हैं, जिसका भांडा एनआई ने पिछले दिनों फोड़ा है। देश को जरूरत है जो सीएनएन को लेकर के शाहीन बाग करवाते हैं। देश को जरूरत है उन मौलवियों की जो दिल्ली में दंगे करवाते हैं। राहुल गांधी खुद फिरोज गांधी की औलाद हैं, ये हिंदू नहीं है। इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जिसके कारण से मेरे देश के करोड़ों ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का, साधुओं का अपमान किया गया है। खबर दिल्ली से है। डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट हरेंद्र सिंह ने मृतक अंजलि के परिवार से मुलाकात की और परिजनों को हरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि जांच लगातार जारी है। फिलहाल जो भी मुकदमे हैं वो लगाए जाएंगे और परिजनों ने जो कल से ही सुल्तानपुरी थाने के सामने बैठे थे वो भी अब धरना प्रदर्शन खत्म कर घर चले गए। तो उन्होंने ये एश्योर किया है कि हम कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो हम फिर आके मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अभी तक की स्थिति से हम चीज़ों में सहमत है। और बात रही हमारे प्रोटेस्ट की, तो हमारे प्रोटेस्ट का मेन जो काम था वो यही था कि हम 302 की मांग जो थी वो करना चाहते थे। डीसीपी साहब से जो हमारी मुलाकात थी वो इसी के बाबत थी। तो उन्होंने ये एश्योर किया है कि हम उसी मोटिव और उसी डायरेक्शन में हैं। बहुत जल्दी जहाँ हमें लगेगा, उनने कभी भी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बदमाश अब दिल्ली पुलिस पर भी हमला करने लगे हैं। सरेआम एक बदमाश ने दिल्ली पुलिस के एएसआई पर चाकुओं से हमला किया और एक नहीं कई वार किए। आसपास लोग मौजूद थे पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। हमला करने के बाद बदमाश वहां से भाग जाता है और ये सारा मामला सीसीटीवी में दर्ज हो जाता है। घटना 4 जनवरी की बताई जा रही है। इससे ही साफ पता चलता है कि दिल्ली पुलिस का डर कितना है। मायापुरी
एएसआई शंभुदयाल पर हमले की सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। खबरें पंजाब से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में प्रवेश कर गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर राहुल गांधी पगड़ी बांधे नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले हरियाणा के दूसरे चरण में थी। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई थी। भारी तादाद में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। दोपहर बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शंभू बॉर्डर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। खबर चंडीगढ़ से है। जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन गांवों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है जहां भूजल दूषित है। मुख्यमंत्री लोगों को सभी सुविधाएं उनके द्वार पर मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिम्पा ने कहा कि दूषित पानी से प्रभावित गांवों को पीने वाला साफ पानी मुहैया कराने के अपने प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार और विश्व बैंक द्वारा मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि क्षेत्र के दूषित पानी से प्रभावित गांवों को साफ और स्वच्छ पीने वाला पानी मुहैया करवाने के लिए तैयार की गई एक व्यापक नहरी जल आपूर्ति योजना है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर रहा है जो साफ पीने वाले पानी की सप्लाई और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास हो रहा है। इस प्रोजेक्ट ने क्षेत्र के निवासियों के जीवन पर महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील प्रभाव डाला है। पंजाब सरकार ने सेहतमंद पंजाब की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों से अब अच्छा राशन मिलेगा। पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों और महिलाओं को मार्क फेड राशन सप्लाई होगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग और मार्क फेड के बीच इसे लेकर समझौता हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मार्क फेड राशन की आपूर्ति करेगा। मुख्यमंत्री ने आज मार्क फेड के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए खाद्य उत्पादों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब बच्चों को बिना किसी देर किए स्वच्छ भोजन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न उत्पादन मार्क फेड का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब अच्छी राशन आपूर्ति होगी। तत्काल राशन आपूर्ति के लिए ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्वस्थ पंजाब की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। खबरें हरियाणा से करनाल से खबर आ रही है। हरियाणा के करनाल से खबर आ रही है, किसान महापंचायत में बड़ा फैसला। करनाल से खबर, किसान लंबे आंदोलन को ले सकते हैं फैसला। करनाल में किसानों की महापंचायत, गन्ने के रेट में बढ़ोतरी को लेकर महापंचायत। किसानों ने गन्ना रेट में बढ़ोतरी को लेकर महापंचायत की। सरकार से गन्ना रेट बढ़ाने की किसानों ने मांग की है। गन्ना मिल के बाहर धरना दे रहे किसान। सरकार से बातचीत करेगा किसानों का शिष्टमंडल। करनाल से खबर, बड़ा फैसला लिया गया है किसान महापंचायत में। लंबे आंदोलन का फैसला ले सकते हैं किसान। करनाल में किसानों की महापंचायत हुई।
गन्ने के रेट में बढ़ोतरी को लेकर महापंचायत हुई। खबर चंडीगढ़ से आ रही है। मर्जर के बाद विभागों का बंटवारा। चंडीगढ़ से खबर, मर्जर के बाद विभागों का बंटवारा। विभागों के बंटवारे का नोटिफिकेशन जारी। गृह मंत्री अनिल विज के कम हुए 2 विभाग। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास भी कम हुए विभाग। दुष्यंत चौटाला के पास अब 7 विभाग बचे। बनवारी लाल को मिला पब्लिक हेल्थ विभाग। स्कूल एजुकेशन मंत्री कंवरपाल गुर्जर बने। हायर एजुकेशन विभाग मूलचंद शर्मा के पास। चंडीगढ़ से खबर, मर्जर के बाद विभागों का बंटवारा किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। अनिल विज, गृह मंत्री अनिल विज के 2 विभाग कम किए गए, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास भी विभाग कम हुए। डिप्टी सीएम के पास अब 7 विभाग बचे हैं। बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ विभाग दिया गया है। वहीं कंवरपाल गुर्जर एजुकेशन मंत्री बने। मूलचंद शर्मा के पास हायर एजुकेशन विभाग। खबर चंडीगढ़ से, खबर चंडीगढ़ से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल है। हालांकि सीईटी परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहते हैं वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएमआई द्वारा प्रदर्शित बेरोजगारी के आंकड़े पूर्णतः आधारहीन है। सीएमआई का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है। पहले भी इसी एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर को 2% दिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में राज्य में 50,000 MSME उद्योग लगे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के माध्यम से 33,06,635 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16.85 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 38,000 युवाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक इकाइयों में 12.64 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। हाँ, जो स्टेट के बजट से चीजें जाएंगी उसके लिए 25 लाख रुपए से छोटे काम, उनकी यदि आवश्यकता होगी गांव में, वो पैसा हम गांव को भेज देंगे, या जिला परिषद पंचायत समिति उनकी डिमांड आती है 25 लाख से कम का अगर काम है तो उनको दे देंगे। सपोज बजट अपना कम हो गया किसी का, उनको लगता है कि हमें 10 लाख की और काम की जरूरत है, स्टेट से दिया जाए, तो हम स्टेट फंड से उतना देंगे। 25 लाख से ज्यादा अगर कोई काम की डिमांड करेंगे, वो फिर स्टेट का ग्राम विकास मंत्रालय जो है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो फिर डिपार्टमेंटल काम यहाँ से उसके जो स्टेट के सिस्टम होते हैं उसमें से जाएगा। उसकी अप्रूवल भी डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर के बाद बड़ा काम होगा तो सेक्रेटरी करेगा। जैसे कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में डॉक्टर अतुल अरोड़ा के आवास पर लूटपाट के इरादे से घुसे 4 बदमाशों ने डॉक्टर वनीता अरोड़ा की हत्या कर दी। डॉक्टर वनीता अरोड़ा और डॉक्टर अतुल अरोड़ा का सेक्टर 13 में ही अपना निजी क्लिनिक है। डॉक्टर वनीता अरोड़ा शौकिया केक भी बनाती थी और लुटेरे केक बनवाने की बात कहकर घर में घुसे और घर में घुसते ही उन्होंने घर के सदस्यों और नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला डॉक्टर द्वारा विरोध करने पर उनके सिर पर चोट कर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। लुटेरे घर से ज्वेलरी और मोबाइल भी साथ ले गए। सूचना मिलने के बाद कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया, उपाधीक्षक रामदत्त नैन मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने कहा मौके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक हाथ में बैग भी लिए हुए हैं। सभी एक स्विफ्ट कार से घर के आगे से निकलते हैं। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र इकाई ने कल पूरे जिले में हड़ताल रखने की बात कही है।
यहाँ से भागते हुए देखा बस। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। क्या था उनके हाथ में? बस वो थैले ले रहे थे हाथ में, काफी सारा सामान ले रहे थे बस। हथियार वगैरह कुछ? नहीं, वो मैंने नहीं। उन्हें की आवाज सुन के नीचे गई तो देखा हमें वो सोफे पे बैठा लिया था हम लोगों को, तो कुंडी लगा दी थी और मुंह पे मखमल लपेट रखा था। उन्हें कहता शोर नहीं करना। कितने हम कुछ नहीं आदमी? करे सर, मेरे पास एक ही था, एक दोबारा से आया था, उसने भी मुंह बांधा। कुछ हथियार थे उनके पास? सर एक रिवॉल्वर सी ले रखी थी। और क्या किया उन्होंने? मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, मेरे आगे कुछ नहीं किया, अंदर ये सब थे, जहाँ मैं थी वहाँ से खड़े हुए थे वो मेरे साथ। आप यहाँ काम करते हो ऊपर? हाँ जी, क्या काम करते मैं हैं? खाना बनाती हूँ। क्या कहेंगे सर? जैसे कि सूचना मिली थी डॉक्टर अतुल अरोड़ा जी के यहाँ, अभी स्पॉट पे आए हैं, देखा है, जो एविडेंस मिले हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और इससे ज़्यादा स्टेज पे कहना अभी उचित नहीं है। खबरें छत्तीसगढ़ से। कोंडा गांव से खबर है, अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 23 जनवरी से रायपुर में धरने पर बैठेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज ज्ञापन सौंपे कि हम लोग का ना पुराना मांग है, 6 सूत्रीय मांग था, आज तक जो वादा किए थे सरकार नहीं किए, तो हम लोग आज का जो ज्ञापन लेटर हम कलेक्टर साहब का नाम से दे रही हूँ। ये हम लोग का 5 दिन का महापड़ाव 23 से रायपुर है। उसके बाद अगर 27 तक सरकार हमारे मांग को अनदेखा कर रहा है, अगर पूरा नहीं कर रहा है, तो हम लोग रायपुर से आके सीधा जिला स्तरीय निश्चित को अनिश्चित हड़ताल में बदल देंगे और पूरा जिला में बैठ जाएंगे। खबर दंतेवाड़ा से है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर लोन वर्राटू अभियान के तहत 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 8 इनामी माओवादी सहित 10 माओवादियों ने डीआईजी कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादी अरनपुर थाना अंतर्गत नीलावाया क्षेत्र में थे, सक्रिय थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 145 इनामी सहित 578 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जैसे कि आपको इनफैक्ट सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सभी जो हमारे भाई हैं नीलावाया ग्राम से संबंधित है। नीलावाया एक ऐसा ग्राम है जहाँ पे आज से कुछ वर्ष पूर्व न केवल पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, परंतु पत्रकार को भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। और इनमें से एक जो हमारा भाई है नंदा माड़वी, उसके ऊपर 11 अपराध दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली, जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भूले भाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया। खबर मध्य प्रदेश से। इंदौर नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने इंदौर में हो रहे 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दूसरे दिन हुई अव्यवस्थाओं के कारण प्रवासी भारतीयों को जो दिक्कतें आई उसकी कड़ी निंदा की। पूरे प्रदेश में इस समय इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की चर्चा हो रही है। जहाँ पहला दिन बड़े शानदार तरीके से बीता, तो वहाँ विदेशों से आए भारतीयों ने इंदौर की मेहमान नवाजी की दिल से तारीफ की। लेकिन दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करने और चर्चा करने इंदौर आए, तो यही व्यवस्था अब व्यवस्थाओं में बदल गई। अंदर मुख्य कार्यक्रम में सैकड़ों प्रवासी भारतीयों को जाने ही नहीं दिया गया, जिसके कारण प्रवासी भारतीय बिखर गए और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को नापर्याप्त बताते हुए इनका विरोध भी किया। पूरे प्रकरण को लेकर इंदौर नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने प्रेस वार्ता में शिवराज सिंह सरकार को और नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आलोचना की। ये कल उसी का उदाहरण था कि तथाकथित नेताओं ने अपने बहुत पट्टों को बुला लिया। एनआरआई तो बैठ नहीं पाए, लेकिन नेताओं के पट्टे और भीड़ भाड़ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे बैठ गए। इसी के कारण ये कार्यक्रम असफल हुआ और इतनी दुर्गति इंदौर शहर और हमारे देश की हुई। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी की और सारे प्रशासनिक अधिकारी की दूरदृष्टि और सोच होती कि कैसे 2000 की कैपेसिटी में 3500 लोगों को बिठाएंगे, तो इंदौर शहर को ऐसा काला दिन, ऐसा छोटा दिन नहीं देखना पड़ता। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुर के कई वार्ड में कांग्रेस ने जनसंपर्क किया।
हर गली में मोहल्ले में पहुंचकर कांग्रेस के हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता के द्वारा कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही पदयात्रा के कारण अच्छा प्रभाव बताया जा रहा है। वहीं परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुर नगरवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश साहू ने अपने भाषण के दौरान भावुक भरे लहजे में स्थानीय विधायक मंत्री भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए और भावुकता में रोते हुए नजर आए। हम ये यात्रा लेके इसलिए आए, अभी कोई वोट देवे को अधिकार दो कि हर 5 साल में आदमी वोट डाल सकत, लेकिन आपको का वोट डाल भी मिल। लोगों ने वोटें डाली थी, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, ये लोग क्यों घूम रहे हैं? कांग्रेस का झंडा लिए हैं। और अब खबर बिहार से। मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते 5 जनवरी को किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही डराने के लिए उनके आवास पर गोलीबारी भी की गई थी। 5 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जहां पर वहां के किराना व्यवसायी थे जिनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और उनको इसमें डराने का भी प्रयास किया गया था। उनके घर पर गोलीबारी भी की गई थी। इसी आलोक में एक केस प्रतिवेदित किया गया था। हम लोग उस केस को टाउन डीएसपी साहब जो हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें लोकल एसएचओ अहियापुर थे और जो हम लोग की डीआईजी की टीम थी वो भी शामिल थी। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 8 तारीख को झपा के पास से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए हैं, 3 गोलियां बरामद की गई हैं। घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी उस बाइक को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की संलिप्तता थी। 5 में से 3 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। 2 लोगों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग टीम लगातार रेड कर रही है। मोतिहारी में नए तौर पर बहाल हुए होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग के पश्चात पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मोतिहारी स्थित पुलिस कैंप में इसका आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पहुंचे। साथ ही विकास वैभव, अपर महासमादेष्टा पटना अरविंद ठाकुर, पुलिस उप महानिरीक्षक गृह रक्षा वाहिनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन जिलाधिकारी शीर्ष कवि अशोक व एसपी कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद का जिलाधिकारी ने बुके देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने पासिंग आउट परेड कर रहे सभी सिपाहियों की सलामी ली। ये विज्ञापन जो निकला 2009 में निकला और उसी वक्त अप्लाई हुआ था, और एक आवेदन निकला, विज्ञापन जो निकला 2011 में निकला, और इसके जब आप देखेंगे तो एक का लगभग 14 साल और एक का 12 साल के लगभग ये विज्ञापन निकले हुआ हो गया था। लेकिन अभी बहाली हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी और आप लोगों के प्रति आज में कैसे आपसी भाईचारा, कोई तरह का भ्रष्टाचार, चाहे किसी भी उन्माद को हमको बचाना है। इसी के लिए हम लोग सारे पदाधिकारीगण और मंत्रीगण जहाँ जितने भी लोग जमा हुए, हम लोग देख रहे हैं जो पहली बार रक्षा वाहिनी का प्रशिक्षण किसी उसी जिले में जहाँ उनका नामांकन हुआ हो आयोजित हुआ। परेड का स्तर बहुत अच्छा रहा। इसके लिए सभी अनुदेशक और विशेष रूप से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त सूबेदार बधाई के पात्र। सभी जवानों ने भी अथक परिश्रम निश्चित रूप से किया है, तो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। सभी बधाई के पात्र हैं। पुलिस का जीवन, वीर रक्षा वाहिनी के जवान का जीवन आसान नहीं है। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।